अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने कल तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान को 3 साल कैद की सजा सुना दी है, जिसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 साल के लिए इंतखाबी सियासत से बाहर होकर अटक जेल में कैद होने वाले पहले साबिक वजीर आजम बन गए। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने कल अपने फैसले में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोशाखाना से खरीदे गए तोहफ छुपाने, गलत डिक्लेरेशन देने और तहफ को दूसरों को मुंतकिल करने और बेचने से मुतालिक तफसीलात जाहिर न करने पर सजा सुनाई है। यानी सेशन अदालत ने अपने फैसले में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात पर सजा नहीं सुनाई कि उन्होंने तोशाखाना से अरबों रुपए के तहफ इंतहाई कम कीमत पर खरीदे और दूसरों को बेच दिए। ना ही सजा इस बात पर सुनाई गई है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो तहफ खरीदे उनकी अदायगी चेक या पे ऑर्डर के बजाय कैश में की, और ना ही सजा तहफ पहले बेचने और फिर तोशाखाना में रकम जमा करवाने पर दी गई, बल्कि उन्हें सजा असासे छुपाने, गलत डिक्लेरेशन देने और तहफ की मुंतकिली की तफसीलात ना देने पर सुनाई गई है। अहम बात यह कि जहां एक तरफ इस फैसले में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बददियानत और झूठा करार दिया गया है, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह इल्ज़ाम है कि इस केस में उन्हें फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ इस फैसले में इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए फॉर्म बी में डिक्लेरेशन का जो मयार तय किया गया है, उस पर सवाल उठ रहा है कि क्या कोई अरकान पार्लियामेंट इस मयार पर पूरा उतर भी सकता है या नहीं, क्योंकि जज हुमायूं दिलावर ने अपने तफसीली फैसले में अरकान पार्लियामेंट के लिए यह बेंचमार्क सेट कर दिया है कि अरकान पार्लियामेंट पर यह लाजिम है कि उन्होंने तोशाखाना से जो तहफ लिए, जो तहफ दूसरों को मुंतकिल किए या फरोख्त किए, उसकी मुकम्मल तफसीलात फॉर्म बी में देना जरूरी है। इसलिए तोशाखाना केस का यह फैसला कई अरकान पार्लियामेंट के सियासी मुस्तकबिल का फैसला कर सकता है, और अगर आने वाले दिनों में दूसरों को भी इसी मयार पर जांचा गया तो मजीद सजाएं और नाअहलियां सामने आ सकती हैं। अब यह बात तो दुरुस्त है कि इमरान खान ने गोशवारों में असासे छुपाए और बाद में उनकी कानूनी टीम केस मेरिट पर लड़ने के बजाय ताखिरी हरबे आजमाती रही और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजीर आजम रहते हुए और ओहदे से फारिग होने के बाद भी सवालों से भागने की कोशिश करते रहे। मगर सवाल यह है कि जिस सख्त मयार पर उन्हें सजा दी गई, क्या दीगर अरकान पार्लियामेंट पर भी यही मयार लागू होगा, और अगर ऐसा होता है तो क्या वो ये टेस्ट पास कर सकेंगे या नहीं। कल हमने अपने प्रोग्राम में नून लीग के रहनुमा अता तारर से ये सवाल किया, तो देखें इसका उन्होंने क्या जवाब दिया। ये लिस्ट आप लोगों की हुकूमत के टाइम पे जारी हो चुकी है कि तोशाखाना में किस रहनुमा ने कितने तहफ लिए, पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, दीगर लोग भी हैं। अगर वही स्क्रूटनी की जाए तो क्या आपको लगता है इन तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने जो बड़े ओहदों पर रहे हैं उन्होंने ये डिटेल दी होंगी कि हमने कौन सा असासा लिया है, कोई असासा ट्रांसफर किया है? ये बहुत माइन्यूट डिटेल है, और अगर नहीं होंगी तो जिस तरह इमरान खान को सजा हुई है किसी और को भी हो जाएगी। फिर अब आपने अगर डिक्लेयर नहीं किए, किसी और ने नहीं किए होंगे, उस पर भी ये कानून लागू होगा, उसके लिए भी लागू होगा। ठीक है, अता तारर कह रहे थे कि अगर किसी और ने भी मिस डिक्लेरेशन की है या मुकम्मल तफसीलात जमा नहीं करवाई तो ये कानून उस पर भी ऐसे ही लागू होगा। मगर हकीकत यह है कि अगर दूसरों पर भी यही पैमाना लागू किया गया तो कई अरकान पार्लियामेंट मुश्किल में पड़ सकते हैं और नाअहल हो सकते हैं। आज इस हवाले से रोजनामा डॉन ने अपने इदारे में लिखा है कि नवाज शरीफ का सियासी सफर तनख्वाह ना लेने पर खत्म किया गया, जबकि इमरान खान का सियासी सफर तोशाखाना के तहफ मुनासिब तरीके से जाहिर ना करने पर खत्म किया जा रहा है, जबकि दोनों केसों में जो सजाएं दी गई वो जुर्म से कहीं ज्यादा सख्त हैं। इदारे के मुताबिक ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान ने कवायद पर सख्ती से अमल ना करके गलती की, मगर यह भी हकीकत है कि अगर इस किस्म के सख्त स्क्रूटिनी से मजीद लोगों को गुजारा जाए जिन्होंने सरकारी हैसियत में तहफ लिए, तो उनमें से कुछ ही इस आजमाइश पर पूरा उतर सकेंगे। डॉन ने अपने इदारे में अहम सवाल उठाए हैं, इसलिए नजर डालते हैं कि सेशन अदालत ने अपने फैसले में तोशाखाना तहफ से मुतल्लिक क्या असूल तय किए हैं। इस फैसले में लिखा है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह तस्लीम किया कि उन्होंने तोहफे बेच दिए थे या आगे गिफ्ट कर दिए थे, इसलिए उन्हें जाहिर करना जरूरी नहीं समझा। मगर इनका यह दिफा बिल्कुल गलत है, जिसे किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता, क्योंकि असासों की तफसीलात फॉर्म बी के सीरियल 2J में यह लिखा है कि जो असासे दूसरों को मुंतकिल किए जाएं उनकी तफसीलात जाहिर करना भी लाजिम है। फैसले में लिखा है कि अगर ये असासे फरोख्त कर दिए जाएं या किसी और को तोहफे में दे दिए जाएं तो भी इसकी तफसीलात जाहिर करना जरूरी है। इसलिए यह साबित होता है कि मुल्जिम ने साल 2019-20 के गोशवारों में गलत डिक्लेरेशन जमा करवाई। इसके अलावा फैसले में लिखा है कि मुल्जिम ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि क्योंकि फॉर्म बी में तोशाखाना के तहफ का अलग से कोई खाना नहीं है, इसलिए उन्होंने खुद से इन तहफ का जिक्र प्रेशियस आइटम यानी कि कीमती अशिया के तौर पर कर दिया। मगर ऐसा करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि फॉर्म बी के सीरियल नंबर 2C में बैरून मुल्क से मिलने वाले या बैरून मुल्क से लाए गए असासों की तफसील जाहिर करना जरूरी है,
और तोशाखाना से मिलने वाले तहफ़ इसी के तहत यानी कि 2C के अंडर आते हैं। इसलिए ये मुल्जिम ही बेहतर जानता है कि उसने असासों की तफसीलात जाहिर करने के बजाय इन असासों की नौयत, कीमत और तफसील से छेड़छाड़ करने की कोशिश क्यों की। अब ये बड़ा अहम मामला है क्योंकि इस जजमेंट में ये कहा गया है कि जो तहफ़ आपको बैरून मुल्क से मिलते हैं यानी जिसमें तोशाखाना के तहफ़ भी आते हैं, उनको सेक्शन 2C में डालना, फॉर्म बी के 2C में डालना लाजमी है। अब ये वो मयार है जो सेशन अदालत ने तय किया है, मगर इस मयार पर कई अरकान पार्लियामेंट का मुस्तकबिल मुश्किल में पड़ सकता है। वैसे तो इस मयार पर किसी का पूरा उतरना मुश्किल है, लेकिन हम टेस्ट केस के तौर पे 2 साबिक वज़ीर आज़म और हुकूमत के एक सीनियर वजीर की मिसाल आपके सामने रखते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, जो वैसे तो 62(1)(f) के तहत ना अहल, लेकिन साल 2015-16 में तोशाखाना से उन्होंने कीमती तहफ़ हासिल किए थे। 13 जनवरी 2016 को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी बेगम कुलसूम नवाज साहिबा ने एक घड़ी, पेन, अंगूठी, ब्रेसलेट और नेकलेस तोशाखाना से गिफ्ट के तौर पे हासिल किया था, जिसकी मालियत का तखमीना उस वक्त लगाया गया था 9 करोड़ 10 लाख रुपए, और उन्होंने जो अदायगी की थी वो 1 करोड़ 84 लाख रुपए थी। इसके अलावा इसी साल 13 फरवरी 2016 को प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को एक तोहफे में घड़ी, पेन, गोल्ड रिंग और कफलिंग्स दिए गए जो कि गोल्ड और डायमंड के थे, और उसकी जो मालियत का तखमीना लगाया गया था वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए था, और जो इसकी अदायगी की गई थी नवाज शरीफ साहब की तरफ से वो 32 लाख रुपए थी, यानी कि तकरीबन 20% जो है वो इसकी अदायगी की गई थी। अब ये अहम तहफ़ हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे तोहफे हैं लेकिन उनकी मालियत कम है। हमने जो बड़े तहफ़ हैं वो सामने रखें आपके साल 2015-16 में। लेकिन अब अगर आप नवाज शरीफ साहब के फॉर्म बी पर नज़र डालते हैं जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए थे, और ये असासे 30 जून 2016 तक के हैं, तो इसमें कहीं पर भी आपको इन तहफ़ की डिटेल नहीं नज़र आएगी। किसी सेक्शन में भी उन्होंने इन तहफ़ को डिक्लेयर नहीं किया है जो उन्होंने हासिल किए और उस साल उनकी बेगम ने हासिल किए। इसमें सबसे अहम सेक्शन 2C है जो कि बात करता है एसेट्स ब्रॉट और रेमिटेड फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, जिसका जिक्र अपनी जजमेंट में भी हुमायूं दिलावर साहब ने किया है कि जो असासे आपने तोशाखाना में हासिल किए हैं उनको सेक्शन 2C में शामिल करना ज़रूरी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इन दोनों सेक्शंस में कुछ रकम यहाँ पे नहीं दिखाई गई है, यानी कि ये एसेट नहीं डिक्लेयर किए गए। अब अगर इस फॉर्म बी के दूसरे पेज पर आते हैं तो वहाँ पे कुलसूम नवाज साहबा की ज्वेलरी का जिक्र है जिसकी वैल्यू 15 लाख रुपए है और कॉस्ट 1 लाख रुपए, यानी कि जो कीमत अदा की गई कुलसूम नवाज साहबा के पास जो ज्वेलरी थी उसकी कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए है और वैल्यू 15 लाख रुपए है। जबकि अगर आप दोबारा तोशाखाना के तहफ़ में जाएंगे तो जो 13 जनवरी 2016 को तहफ़ खरीदे गए थे उसमें कुलसूम नवाज साहिबा ने 1 करोड़ 8 लाख रुपए की ज्वेलरी रखी थी, अपने पास खरीदी थी। ये वो कॉस्ट है जो उन्होंने पे की थी, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। 1 करोड़ 8 लाख रुपए उन्होंने अदा किए थे ज्वेलरी रखने के लिए। लेकिन फॉर्म बी में जो नवाज शरीफ साहब का फॉर्म बी है उसमें कुलसूम नवाज के पास जो वैल्यू दिखाई गई है ज्वेलरी की वो सिर्फ 15 लाख रुपए की है, यानी कि क्लियरली ये भी केस ऑफ मिस डिक्लेरेशन और फॉल्स डिक्लेरेशन का है। अगर जो जजमेंट है उसके मुताबिक, उसके म्यार के मुताबिक देखा जाए तो इस केस में नवाज शरीफ साहब को सज़ा भी हो सकती थी और वो नाअहल भी हो सकते थे। इसके बाद बात करते हैं एक और साबिक वज़ीर आज़म की, शाहिद खाकान अब्बासी, जो तकरीबन 1 साल तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। उन्होंने भी तोशाखाना से कई कीमती तहफ़ हासिल किए। सिर्फ जो कीमती तहफ़ हैं उनके उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। 17 अक्टूबर 2017 को उनकी बेगम समीना शाहिद साहिबा ने एक ज्वेलरी सेट, नेकलेस और ब्रेसलेट अपने पास रखा था जिसकी जो टोटल तखमीना लगाया गया था मालियत का वो 10 करोड़ रुपए था, जबकि जो अदायगी की गई थी वो 2 करोड़ रुपए थी। और उसी दिन यानी कि 17 अक्टूबर 2017 को शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कीमती पेन, अंगूठी और कफलिंग्स अपने पास रखे थे जिसकी टोटल मालियत 2 करोड़ 20 लाख रुपए थी, लेकिन उसके लिए उन्होंने तोशाखाना में 45 लाख रुपए जमा करवाए। उसके बाद 28 नवंबर 2017 को शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक रोलेक्स घड़ी, कफलिंग अपने पास रखे जिसकी असेस्ड वैल्यू यानी कि जो तखमीना लगाया गया था वो 2 करोड़ 30 लाख रुपए था, और उसके एवज उन्होंने जो अदायगी की थी वो 46 लाख रुपए की थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 17 अप्रैल 2018 को शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक रोलेक्स वॉच खरीदी, कफलिंग्स लिए और पेन और रिंग, इनकी मालियत भी जो थी वो 2 करोड़ 60 लाख रुपए की थी। और इस तहफ़ के जो अदायगी की गई शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से
वो 52 लाख रुपए की थी। अब आपको दिखाते हैं तोशाखाना की जो डिटेल्स इस वक्त हमारे सामने है तहफ़ की। ये डिटेल्स हमने आपको दिखा दी। तोशाखाना की जो ऑफिशियल डिटेल्स हैं उसमें भी आपको नज़र आ जाएगा कि एक तोहफ़ा 10 करोड़ रुपए का उनकी बेगम ने रखा। उन्होंने 2 करोड़ 20 लाख रुपए का तोहफ़ा खुद भी रखा, जिसके 45 लाख रुपए उन्होंने अदा किए। और इसके अलावा रोलेक्स घड़ी उन्होंने रखी जिसकी 2 करोड़ 30 लाख की वैल्यू थी, 46 लाख रुपए उसके अदा किए गए। और इसके अलावा उन्होंने एक और रोलेक्स घड़ी रखी और कुछ कफलिंग्स रखे जिसकी 2 करोड़ 60 लाख की वैल्यू थी और 52 लाख रुपए उसके अदा किए। अब नज़र डालते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब के फॉर्म बी पे जो उन्होंने जमा करवाया है 30 जून 2018 तक, और इसमें ये तमाम तहफ़ होने चाहिए थे जो जजमेंट कल आई है हुमायूं दिलावर की उसके मुताबिक। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पूरे फॉर्म बी में इन तहफ़ का कहीं जिक्र नहीं है। सबसे अहम नुकता दोबारा आपको 2C दिखाते हैं जिसमें वो तहफ़ जो कि बाहर से पाकिस्तान आए हैं और तोशाखाना के तहफ़ होने चाहिए थे हुमायूं दिलावर की जजमेंट के मुताबिक, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यहाँ पे कोई एंट्री शो नहीं की है। इसके अलावा एक और सेक्शन इस फॉर्म बी का है 2J, और उस हवाले से भी ये लिखा गया है जजमेंट में कि कोई एसेट अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं किसी और को तो उसकी एंट्री भी होनी चाहिए। लेकिन आप 2J में भी देख सकते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इसको खाली छोड़ा हुआ है, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी का केस इस मामले में बिल्कुल इमरान खान जैसा है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये तस्लीम कर चुके हैं कि जो तहफ़ उनको मिले थे वो उन्होंने आगे बेच दिए थे। आपको दिखाते हैं कि एक इंटरव्यू में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा था। ही मुल्क का कानून रहा है कि तोहफा आपको मिला है, हम उसमें से 20% चाहते हैं, जो भी हम वैल्यू असेस करेंगे। तोशाखाना वैल्यू असेस करता है, वो कहते हैं 20% आप रकम अदा कर दें, ये आपका हो जाएगा। तोहफा मुझे मिला होता है, तोशाखाना को नहीं मिला होता। ये तोहफा मेरे नाम से आया था। इसको अच्छी बात समझें, बुरी बात समझें, इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। आपके जितने भी तोहफे हैं जो आपने लिए वो आपने डिक्लेयर किए? मेरे पास इन तोहफों में से कोई तोहफा नहीं है, मैंने सब आगे दे दिए। किसको दे दिए? मैं ना घड़ी पहनता हूँ ना जी। आपने भी बेच दिए? नहीं, बेच नहीं दिए, मैंने दे दिए। मैंने जो भी कुछ अजीज़ों को दे दिए, कुछ दोस्तों को दे दिए जो ये चीज़ें पहनते हैं। मेरे पास कोई चीज़ आज इनमें से नहीं है। मगर आपने कोई भी एक तोहफा ऐसा नहीं है कि जो आपने बेचा हो जिसकी वजह से आपको असासों में डिक्लेयर करना पड़ता, क्योंकि इमरान खान साहब पर दूसरा इल्ज़ाम आप लोगों का ये है कि बेचने नहीं होते, इन्होंने बेच दिए। नहीं, देखें, बेच आप सकते हैं, ये आपकी मलकियत है, लेकिन अगर आप पहले बेच दें और बाद में उसको हासिल करें तो खराबी यहाँ से पैदा होती है। अब ये बड़ा अहम मामला है क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म और आज भी MNA है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जब उनसे पूछा शाहजेब खानज़ादा साहब ने कि क्या तोशाखाना के तहफ़ जो आपने लिए वो आपने डिक्लेयर किए हैं, तो अब्बासी साहब का जवाब था वो तोहफे मेरे पास नहीं है, मैंने आगे गिफ्ट कर दिए। अब जो जजमेंट कल आई है हुमायूं दिलावर साहब की वो ये वाजे करती है कि अगर आपने तोहफा लिया हो और तोहफा किसी को बेच भी दिया हो तब भी वो डिक्लेयर करना ज़रूरी है, अदरवाइज वो मिस डिक्लेरेशन और झूठी डिक्लेरेशन के जुमरे में आएगा। और आपको जो फॉर्म भी है उसके 2J में ये मेंशन करना है कि आपने कौन कौन से असासे ट्रांसफ़र किए हैं। लेकिन अब्बासी साहब का फॉर्म भी आपने देखा, वो क्लेम तो कर रहे हैं कि उन्होंने वो गिफ्ट आगे दे दिए थे, लेकिन जो ट्रांसफ़र का खाना है वो उन्होंने खाली छोड़ा हुआ है मिस डिक्लेरेशन का। यानी कि अगर कोई शख्स रेफरेंस लेके जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में या कोई फौजदारी मुकदमा होता है तो शायद उसका नतीजा वही होगा, शायद खाकान अब्बासी साहब का नतीजा वही होगा जो इमरान खान के केस में हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से। साल 2017 में उन्होंने भी तोशाखाना से कुछ कीमती तहफ़ लिए। 17 अक्टूबर 2017 को शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक घड़ी, कफलिंग्स और कीमती रिंग ख्वाजा आसिफ साहब ने हासिल की थी और उसकी जो टोटल असेस्ड वैल्यू थी वो 1 करोड़ 17 लाख रुपए थी और जो अदायगी की थी ख्वाजा आसिफ साहब ने वो 23 लाख रुपए की थी। अब ये उन्होंने तोहफा हासिल किया, लेकिन जो फॉर्म भी जमा करवाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जहां पर ये उनको मेंशन करना चाहिए था, लेकिन आप देखें उनके फॉर्म बी में ये तमाम तफसीलात मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहीं पे भी ये तोहफे जाहिर नहीं किए। और जो 2C है एसेट ब्रॉट और रेमिटेड फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, यानी कि कोई तोहफा बाहर से लेकर आए, जो कि हुमायूं दिलावर साहब ने कहा है कि कोई भी तोहफा तोशाखाना का बाहर से आता है तो वो मेंशन करना ज़रूरी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने वो शो नहीं किया है। यहाँ जो रकम शो की गई है तकरीबन 11 मिलियन की, 11.5 मिलियन की, ये वो रकम है जो उन्होंने कंसल्टेंसी से हासिल की है, लेकिन जो तोहफा हासिल किया तोशाखाना का उसको 2C में नहीं शो किया है। तो अगर इस फॉर्म बी को भी कल की जजमेंट के म्यार पर देखा जाए तो पूरा नहीं उतरती, यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब भी के खिलाफ भी अगर कोई रेफरेंस जाता है या फौजदारी का मुकदमा होता है तो शायद उनके केस का नतीजा भी वही होगा जो कल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के केस का नतीजा हुआ है। लेकिन अब से अहम सवाल है कि जो मयार सेट किया गया है और जो स्क्रूटिनी
इमरान खान के असासों की गई है, उनके फॉर्म बी की गई है, क्या वो दूसरों के पे ऊपर भी अप्लाई होगी, क्या उनके केसेस को भी देखा जाएगा? तो गालिबन इसका जवाब नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा जब पनामा केस सामने आया था तो उस वक्त 450 लोगों का नाम आया था, लेकिन हदफ क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ थे, सिर्फ उनका केस देखा गया, बाकी लोगों का केस नहीं देखा गया। तो ये मुमकिन है कि इस वक्त इमरान खान तो कन्विक्ट भी हो गए हैं, सज़ा भी हो गई है, नाअहल भी हो गए 5 साल के लिए तोशाखाना केस में, क्योंकि फॉर्म बी पे उन्होंने डिटेल्स नहीं जाहिर की थी। लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि जो दूसरे पार्लियामेंटेरियंस हैं शायद उनकी स्क्रूटनी इस तरीके से ना की जाए, क्योंकि इस वक्त हदफ वो नहीं है, हदफ इमरान खान है। हमने शो में आने के लिए शाहिद खकान अब्बासी साहब को, दीगर रहनुमाओं को दावत दी थी कि वो आकर इस पर बात करें, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब्बासी साहब अलबत्ता बता रहे थे कि वो बिजी हैं, इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कल सीसीआई का अहम फैसला सामने आया, जिसमें यह फैसला किया गया है कि आने वाले इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होंगे, जबकि इससे पहले ये कहा जा रहा था हुकूमती अरकान की जानिब से कि पुरानी मरदमशुमारी को इस्तेमाल किया जाएगा आने वाले इंतखाबात के लिए। लेकिन अब जो सीसीआई का फैसला है उससे ये तय है कि इलेक्शन अपने वक्त पे यानी कि नवंबर में नहीं होंगे, उसमें 2 से 2.5 माह बल्कि 3 माह की ताखीर हो सकती है। और कल खुद कंफर्म किया है लॉ मिनिस्टर आजम रजी तारक साहब ने कि इंतखाबात 2-2.5 महीना आगे बढ़ सकते हैं। इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा कल तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 3 साल की सज़ा हो गई है और अब 5 साल के लिए वो इंतखाबात में हिस्सा भी नहीं ले सकेंगे। और इस फैसले के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का कहना है कि उनको फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया, जल्दबाजी में ये फैसला किया गया है। और अब ये खबर भी सामने आ रही है कि हुमायूं दिलावर साहब, जिन्होंने कल ये फैसला सुनाया था, वो कल ही बरतानिया के लिए रवाना हो गए एक ट्रेनिंग के सिलसिले में। और अब पीटीआई इल्ज़ाम लगा रही है कि क्योंकि उन्होंने 5 अगस्त को जाना था, इसलिए जल्दबाजी में 5 अगस्त को ही फैसला सुनाया गया। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, सबसे पहले सीसीआई के हवाले से बताइए कि कल मुत्तफ़क़ा तौर पर यह फैसला किया गया है कि जो नई मरदमशुमारी है उसको मंजूर कर लिया गया है, वो नोटिफाई हो जाएगी। इसके बाद जो आम इंतखाबात हैं वो नई मरदमशुमारी पर अब होंगे। लेकिन उससे पहले आप समेत दीगर हुकूमती रहनुमा ये कह चुके थे कि नई मरदमशुमारी को नोटिफाई नहीं किया जाएगा, इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे। फिर ये अचानक क्या एक हफ्ते में बदला कि पहले वजीर आजम पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया और फिर कल सीसीआई का ये फैसला? देखें, इसमें कोई मामला अचानक नहीं है। हमारा वो इसके पेश नजर था, जो कि हकीकत आपके भी सामने है, कि इस सेंसस पे जब ये हुआ था तो इसके ऊपर बड़े एतराज़ात थे। खास तौर पे कराची के हमारे जो दोस्त हैं उनको बड़े एतराज़ थे, सूबा सिंध को भी एतराज़ थे, और इसी तरह से KPK में। लेकिन बाद में जब इसका 1% जो है वो वेरिफिकेशन हुई और उसमें मामलात को बेहतर किया गया, तो मैं समझता हूँ कि ये एक कौमी कंसेंसस यानी सेंसस का इत्तफाक़ राय से मंजूर हो जाना, ये तो एक बहुत बड़ा है और ये एक कौमी सतह पे बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इसके ऊपर तो हमें सबको जो है वो इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन राना साहब, जो आप लोग कह रहे थे कि नए सेंसस को नोटिफाई नहीं किया जाएगा, उसकी वजह सिर्फ कुछ पार्टीज के एतराज़ात नहीं थे, उसकी वजह यह भी थी कि आप कह रहे थे कि अगर अब नोटिफाई किया गया नए सेंसस को तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्शन में ताखीर होगी, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं इलेक्शन वक्त पर हो, इसलिए नोटिफाई नहीं करेंगे, ये कहा गया था आप लोगों की तरफ से। नहीं, देखिए शहजाद साहब, इस सेंसस के नोटिफाई ना करने की बुनियादी वजह तो एतराज़ात ही थे, और दूसरा फिर इलेक्शन में डिले। अब मुझे बताएं कि अगर पूरी कौम एक ऐसे बुनियादी मसले के ऊपर जो है वो इत्तफाक़ी राय हो जाए, तो आप मुझे बताएं कि 120 दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा इलेक्शन का। इलेक्शन में जो है वो 120 दिन अगर आगे भी चले जाते हैं 90 दिन की बजाय, तो 90 दिन की बजाय जो है वो 120 दिन हो जाएंगे, 30 दिन ही और बनते हैं। तो इसलिए इस इत्तफाक़ राय का हसूल जो है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक पेशरफ्त हुई है। राना साहब, आप ये कह रहे हैं क्या फर्क पड़ता है 120 दिन हो जाए? मतलब आइन कहीं मैटर ही नहीं करता। जब 2 सूबों में इलेक्शन का मामला था तो 90 दिन की लिमिट को एक्सीड कर दिया गया। केयर टेकर बैठी हुई है जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे भी आइन 90 दिन की लिमिट देता है, लेकिन 120 दिन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 120 की बजाय 1 साल भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है फिर? नहीं, देखिए, मामला ये है कि अब आइन की ही अगर बात करें तो आइन तो ये भी कहता है कि जो 17 का सेंसस था
जिसके ऊपर 18 का इलेक्शन हुआ, उसके ऊपर दोबारा इलेक्शन नहीं हो सकते। ये भी आईन ही कहता है। आईन में एक दफा ये गुंजाइश पैदा की गई थी और प्रोविजनली जो है वो 17 का सेंसस एक्सेप्ट हुआ था। 17 के सेंसस के ऊपर बड़े एतराज़ात थे, बड़ी कौमी सतह पे जो है वो लोगों के बड़े ग्रीवेंस थे। उनको अगर आप मद्देनजर रखें तो ये इत्तफाकी राय जो ये तो एक नेमत है राणा साहब, ये बड़ी दिलचस्प बात है, इस वक्त जो है वो हासिल हो गई है। तो अब आइन में तो ये भी लिखा है कि जिस सेंसस के ऊपर आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं 17 के, उसके ऊपर इलेक्शन हो ही नहीं सकता। अब राणा साहब 15 दिन पहले आप कह रहे थे कि 2017 के सेंसस के मुताबिक इलेक्शन होगा। उस वक्त हम आपसे ये सवाल कर रहे थे कि उस वक्त तो वन टाइम इजाजत दी गई थी, नए सेंसस पे होने चाहिए इंतखाबात। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, वो कैसे हो सकते हैं, 2017 वन टाइम वहां पे थी। ये दलील तो हम दे रहे थे, आप रिजेक्ट कर रहे थे उस दलील को उस वक्त। नहीं, देखिए ना, मामला ये है कि आप दोनों चीजों को आप गड़बड़ करके जो है अपनी राह निकालना चाहते हैं। मामला ये है कि ये सेंसस जो है वो ये मुतराज़ा था, इसके ऊपर इतराज़ात थे। अगर वो इतराज़ात खत्म हो गए हैं और कल ये जो CCI है वो एक कौमी आईनी अदारा है, उसको तो कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। उन्होंने जो ये मुतफ़िक़ा तौर पे जो है ये इसको एक्सेप्ट किया है, मैं समझता हूँ कि इस यानी कौमी इत्तफ़ाक़ी राय के मुकाबले में जो है ये अगर कोई इलेक्शन जो है वो चलो अगर कोई 20-30 दिन आगे हो जाते हैं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल तो ये उठ रहा है कि क्या ये यू टर्न आप लोगों ने इसलिए लिया क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि इलेक्शन में ताखीर हो? क्या आप पे दबाव है इलेक्शन में ताखीर करने का, इसलिए अब आखिरी मौके पे सेंसस को अप्रूव किया जा रहा है? नहीं तो क्या ये इत्तफाक़ी राय जो हुआ है तो ये क्या सभी के ऊपर दबाव है? तमाम पार्टियां वहां पे रिप्रेजेंटेड थी, वहां पे तमाम जो है वो अपना जो है वो सूबाई हुकूमतें जो है वो नहीं राणा साहब क्या बात कर रहे हैं आप? दो सूबों के तो निगरान वजीर आला हैं जो रियासती पॉलिसी के साथ आगे बढ़ेंगे। बाप पार्टी के जो CM है बलूचिस्तान के, उनके हवाले से तो मरियम नवाज साहबा कहती थी कि बाप के बाप कौन है हमें पता है, तो वो तो रियासती पॉलिसी के साथ आगे बढ़ेंगे ना 3 वज़राए आला। तो शहजाद साहब, ये KPK के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तो मुतफ़िक़ा है अपोजिशन के भी, और जो है वो उस वक्त जो हुकूमत थी PTI की KPK में। देखिए हमें जो है वो कौम के जो वसी तर मफादात हैं उनको जो है वो मद्देनजर रखना चाहिए। कितने ताखीर होगी? क्योंकि लॉ मिनिस्टर ने कल कहा है कि 2-2.5 महीना ताखीर हो सकती है इन सेंसस की वजह से। आपका क्या एस्टिमेशन है? 120 दिन 120 दिन 120 दिन यानी जो इलेक्शन वो जो है ना कि नोटिफाई हो गया, फिर उसके बाद इतने दिन में ये होगा, उसके बाद फिर अपील होगी, आवेजा होगी, ये सारी चीजें जो है ये 120 दिन का मामला है। यानी आप कह रहे हैं कि नवंबर अगर इतने बड़े कौमी इत्तफाक़े राय का हसूल जो है वो 120 दिन में शहजाद महंगा नहीं है। अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हैं अगस्त 9 को आप लोग असेंबली तहलील करेंगे तो दिसंबर 9 से पहले इलेक्शन हो जाएंगे? दिसंबर 9 से पहले जो है ये सारा प्रोसीजर जो इस सेंसस की वजह से वो मुकम्मल हो जाना चाहिए। अगर 9 को, क्योंकि नोटिफाई तो ये 2 दिन पहले हो गया जी, तो ये उस वक्त तक ये तो राणा साहब अगर आप कह रहे हैं प्रोसेस मुकम्मल होगा, फिर 54 दिन तो सिर्फ इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें टाइम लगता है, तो फिर इलेक्शन तो फरवरी-मार्च में जाके अगर होंगे तो होंगे ना? नहीं, कोई नहीं, फरवरी-मार्च में भी अगर हो जाते हैं तो इसमें अगर पूरी कौम वो आप देखें ना, अगर सेंसस के ऊपर लोगों का इत्तेफाक नहीं होता तो ये कितनी बड़ी जो है वो नेगेटिविटी, ये कितना बड़ा जो है ये। तो राणा साहब वो चले बात हो गई ना उस पर, लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि 30 दिन आगे नहीं बढ़ेंगे इंतखाबात, एक्चुअली आप कह रहे हैं फरवरी-मार्च तक में भी हो जाए तो क्या मसला है? तो बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं कि 3 से 4 महीने की ताखीर है इलेक्शन में। 120 यानी इलेक्शन जो है वो अगर आज से या 9 से 54 दिन में होने हैं तो उनमें 120 दिन आप प्लस कर दें, 120 दिन का मामला है, इससे ज्यादा में तो नहीं है। नहीं देखिए, डिलिमिटेशन के लिए 4 महीने हैं, फिर एतराजात आएंगे, एतराजातों पे अपील होगी, फिर इलेक्शन का जो प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो ये फरवरी-मार्च तक की कहानी है ना? फिर अंडरस्टैंडिंग है कि जो पूरा प्रोसेस है उसमें देखें कि इसमें सूबों की सीटों में तो फर्क नहीं है, तो ये अभी जो है ये हल्का वजीर है, अभी थोड़ा सा पहले भी है,
तो उसमें सारा काम तो हुआ, बड़ी माइनर सी चेंजेस होंगी। तो राणा साहब, ये जो अभी कानून साजी हो रही थी जिसमें बहुत सारे कानून आपने तेजी से पास करने की कोशिश की, उस पर आपके अपनी हुकूमत के लोग, आपके अपने इत्यादी एतराज़ात कर रहे हैं, उनमें भी एक ये बिल भी था कि बाइख्तियार बनाया जाए केयर टेकर सेटअप को। तो ये सारे काम इसीलिए किए जा रहे थे ताकि एक प्रोलॉन्ग्ड अगर केयर टेकर सेटअप हो तो बाइख्तियार हो, तो मतलब आप लोगों को कहीं ना कहीं इल्म था कि ये करना पड़ सकता है? नहीं, इसमें आप उसकी डिटेल में जाएं तो कोई बाइख्तियार नहीं बनाया गया। सिर्फ हुकूमत के किए हुए मुआहदों को जो है वो जारी और सारी रखने में जो इख्तियार की जरूरत है वो सिर्फ उस तक दिया गया है। उसमें कोई नए वायदे करने का कोई इख्तियार नहीं है, और इसके अलावा भी कोई ऐसा इख्तियार नहीं दिया गया कि जिसके ऊपर को कर सके। और राणा साहब, इसके अलावा जो बिल पास किए जा रहे हैं, आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सेनेट से पास हो गया, उस पर एतराज था, कमेटी में गया, आज भी सेनेटर्स ने एतराज उठाया है, और उस दिन एहसन इकबाल साहब ने भी इसकी जिम्मेदारी राना सनाउल्लाह पे डाली थी, आप पर डाली थी कि ये आपको पता होंगी इस एक्ट की डिटेल्स, और पहले जो शक्ल में आ रहा था वो और खौफनाक था। आज 2 शिकें कम की हैं, और उन शिकों में तो ये था कि किसी भी वक्त एजेंसीज के लोग घर में घुस के विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, तमाम जो उसके एविडेंस है वो उठा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। वो चीज़ें तो आज हटा दी गई हैं, लेकिन फिर भी एतराज़ात किए हैं सेनेटर्स ने। क्या वजह है इस तरह की कानून साजी कर रहे हैं आप जाते जाते, और इसकी जिम्मेदारी आप पे और आपकी वजारत पे डाली जा रही है? देखिए, जो लेजिस्लेशन जो है वो जरूरी है, उसको होना चाहिए, किसी वक्त भी होना चाहिए, उसमें कोई ना देर की बात है ना सवेर की बात है। और मामला ये है कि जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है या जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो यानी मिस यूज तो ठीक है, जो है वो उसकी किसी जगह पे भी गुंजाइश हो सकती है और वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो एतराज़ात हुए हैं और उन एतराज़ात को जब वैल्यू किया गया, और इसमें जो चीज़ जिसमें वजन या जिसमें कोई यानी सब्सटेंस पाया गया है तो उसको कंसीड किया है, उसके मुताबिक उनको अमेंड किया है। इससे पहले आपसे बात हुई पिछले हफ्ते, प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एंड एक्सट्रीमिज्म बिल पेश किया गया, जो आपने करना था आप नहीं थे, पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने किया। उस पर भी आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि ये तो पुरानी हुकूमत ने तैयार किया हुआ था, हमने तो पेश कर दिया, यानी कि बगैर पढ़े पीटीआई ने कोई भी बिल तैयार किया होगा कि आपकी वजारत उसको आगे कर देगी। ये चल रहा है इस वक्त, इतनी तेजी जल्दी किस बात की है कानून साजी में? नहीं, कानून साजी में जल्दी की बात नहीं है। हम जब असेंबली अपने मियाद पूरी कर रही है तो हम जो चीज़ें पेंडेंसी में पड़ी हैं वो असेंबली के सामने जानी चाहिए। असेंबली अगर उनको मुनासिब समझे पास कर दे, ना समझे तो उनको जो है वो रिजेक्ट कर दे। लेकिन और अगर वो असेंबली या पार्लियामेंट जो है वो पास नहीं करती तो वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो पेंडेंसी जो है वो दफातर में क्यों पड़ी रहे? साहब, इस वक्त तो ना कमेटी से शेयर किया जा रहा है, ना पार्लियामेंट के मेंबरान से शेयर किया जा रहा है। आप लोग तो कहते थे पार्लियामेंट को बाइख्तियार बनाएंगे, पार्लियामेंट की तौकीर को बहाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो ये देखा जा रहा है कि पार्लियामेंट को एक रबर स्टैंप के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। आप लोग ये कहते थे जो एजेंसीज के इख्तियारात हैं उनको कम थे, यहाँ तो लामहदूद इख्तियारात दे रहे हैं, जिससे जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज होगा। शहजाद, जिस तरह से पिछले 15 दिन में जो बिल पेश हुए हैं उनके ऊपर जिस किस्म की तकारीर हुई है, जैसे एतराज़ात हुए हैं, उन एतराज़ात की बुनियाद के ऊपर उन बिल्स में दोबारा अमेंडमेंट्स हुई हैं, उन दूसरी बार अमेंडमेंट्स हुई हैं, और उसके बाद जो है वो जब लोगों का इत्तेफाक हुआ, लोगों की का इत्मीनान हुआ, मेंबर्स का, अरकान पार्लियामेंट का, उसके बाद वो जब बिल पास हुए हैं। अब ये भी हैरत की बात है ना कि आप ही के लोग एतराज ये कर रहे हैं कि पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना रहे हैं। जो है अब कम से कम आप जो है वो रबर स्टैंप का लफ्ज़ जो है वो अपने बयान में पैदा करने के लिए तो इस्तेमाल ना करें। नहीं, ये तो आपके अपने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमसे शेयर नहीं किया जाता, बिल आखिरी वक्त पे दे दिए जाते हैं, 20-20 बिल, 30-30 बिल एक दिन में पास हो रहे हैं। ये तो आपके लोग के इस्तेमाल कर रहे हैं अल्फाज। नहीं, बड़ा कुछ बिल तो ऐसे होते हैं कि जो बड़े ही बेजरत से होते हैं, लेकिन जिनको शेयर करने की जरूरत थी हुई या उनके ऊपर तो जो है वो मौका नहीं मिला, तो वो दोबारा जो है वो पेंड हुई, वो दोबारा कमेटी पे हो गए, वो दोबारा जो है वो दोबारा से पेश किए, यानी वो कंसल्टेशन, वो शेयरिंग का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हुआ तो लोगों ने उसको जो है पास किया। और राणा साहब, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कोई फैसला हो गया है? देखिए जी, नाम तो घूम रहे हैं, लेकिन फैसला जो है वो मेरा ख्याल है कि मंगल बुध तक जो है वो सामने आ जाएगा, नाम अनाउंस हो जाएगा। नाम तो सर बहुत सारे घूम रहे हैं, शॉर्ट लिस्ट कौन कौन से नाम हो चुके हैं अब तक? नहीं, वो मैं अगर
नाम शॉर्टलिस्ट बताऊंगा तो फिर वो एक और तरह का जो है वो सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। तो बस आप एक दिन है बीच में, आप इंतजार करें तो इंशाल्लाह ताला नाम सामने आ जाएगा, और एक ही नाम सामने आएगा। अच्छा, इंशाल्लाह लेकिन ये तो कम से कम बता दें कि क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी नाम है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई तो मैं निभाने के लिए तैयार हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम शामिल है, और वैसे भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारी जमात के बड़े सीनियर रुकन है, और अगर तो ये फैसला है कि सियासी लोग जो है वो केयर टेकर सेटअप में आ सकते हैं, वो न्यूट्रल का जो बयान पिछले 10-15 दिन में चलता रहा है, तो अगर तो उससे जो है वो अब फासला कर लिया गया और कोई सियासी बंदा जो है वो बन सकता है, तो फिर तो बन सकते हैं। मेरे साहबदार साहब भी बन सकते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी बन सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं रबानी साहब भी बन सकते हैं। लेकिन अब इसमें जो है ये पिछले दिनों में जो एक कंसेंसस बना है, या जो एक कौमी एक सोच और लोगों का जो रुझान जिस तरफ बढ़ा है, तो शायद अब बात यही है कि कुछ ऐसा हो जो कि न्यूट्रल तस्वर किया जाता है, जो न्यूट्रल तस्वर किया जाए। और आप कह रहे हैं कि आपके ख्याल में शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम जो शॉर्टलिस्ट नाम है उनमें नहीं है, इसहाक डार साहब का नाम है उसमें? नहीं, जब इसहाक डार साहब का नाम आया तो उसी के ऊपर तो ये फिर सारे एतराजात और इशारा हुआ था कि नहीं न्यूट्रल आदमी जो होना चाहिए। मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब को न्यूट्रल नहीं समझता, मैं उन्हें समझता हूँ कि वो हमारी पार्टी के बड़े मुतहर्रक जाहिर है। तो अब जो न्यूट्रल शख्सियत होगी, क्या वो सियासी शख्सियत हो सकती है, कोई ऐसी शख्सियत जिस पे सब इत्तेफाक कर लें, या फिर अब कोई नॉन पॉलिटिकल फिगर होगी? नहीं शहजाद, आप ये बताएं कि जो सियासी अपना रहनुमा या जो सियासी आदमी है वो न्यूट्रल अनुमति नहीं हो सकता। जिन मानों में ये पिछले दिनों में बहस होती रही है, हाँ। वो किसी सियासी जमात से होगा, उसकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसलिए अब तो ऐसा ही हो रहा है कि क्योंकि न्यूट्रल का जो है वो बहुत ज्यादा अब शोर है, तो फिर कोई आदमी ऐसा ही होगा। तो अब इम्कान इस बात के बढ़ गए हैं कि कोई जमात से कोई ताल्लुक नहीं होगा। सही, तो कोई टेक्नोक्रेट भी हो सकता है जो माशी मामलात को समझ सके, संभाल सके। यकीनन जब कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी या रहनुमा नहीं होगा तो फिर कोई जो है वो टेक्निकल आदमी, कोई लॉ का भी हो सकता है, कोई इकोनॉमी का भी हो सकता है, तो जो शॉर्टलिस्ट नाम है राना साहब, हो सकता है। कम से कम ये तो बताएं कि हफीज शेख साहब का नाम है कि नहीं है जो शॉर्टलिस्ट हुए लोग उनमें? जी शॉर्टलिस्ट में तो नाम उनका है। हफीज शेख साहब का नाम है शॉर्टलिस्ट जो लोग हुए, और वो तैयार है ये जिम्मेदारी संभालने के लिए? यकीनन तैयार होंगे। और ये नाम किसकी तरफ से आया, आपकी तरफ से या किसी और जमात की तरफ से? नहीं, ये इस तरह से नहीं है, ये नाम हुई है ना, जिस तरह से मैंने कहा कि 4-5 नाम जो है वो चल रहे हैं। तो अब जब जो मुतल्लिका लोग हैं, लीडर ऑफ द हाउस यानी प्राइम मिनिस्टर हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा रियाज साहब हैं, और बाकी जो लोग हैं, जब ये बैठेंगे तो उन्हीं में से कोई नाम जो है वो फाइनल होगा। और जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं नाम, उसमें साबिक रिटायर्ड जज भी हैं सुप्रीम कोर्ट के? जी, बंदे उनमें यानी तमाम जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसमें से है, और ये नाम जो है ये यानी अंडर डिस्कशन है कि किसी ने किसी नाम के ऊपर कोई ऐसा जो है वो कोई पोजीशन नहीं ली होगी। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। राना साहब, कल इमरान खान को पहले कन्विक्ट किया गया, फौरी तौर पे उनकी गिरफ्तारी हुई, फिर अडियाला जेल के हवाले से बात की जा रही थी, लेकिन उनको अटक जेल में बंद कर दिया गया। अब ये पहले तो जरा मामला समझाइए। ऑर्डर में लिखा हुआ था कि इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार करेगी, लेकिन पंजाब पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, और ऑर्डर अभी आया है और फौरन आधे घंटे में कार्रवाई हो गई। तो ये क्या मामला था? क्योंकि इस हवाले से भी बात की जा रही है कि हुमायूं दिलावर साहब के फैसले के हवाले से पता था कि क्या फैसला आना है, इसलिए तैयारी मुकम्मल थी। नहीं, देखें, किसी भी जो है एक्सपेक्टेड सूरत हाल में उस तरह की तैयारी जो है वो हमेशा जो है वो मुतल्लका लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी या जिन लोगों की जिम्मेदारी हो उनकी होती है। अब अगर किसी जगह पे कोई प्रोटेस्ट होना है तो वो जरूरी तो नहीं है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंट होगा, लेकिन इन एक्सपेक्टेशन जो है वो वायलेंस का इंतजाम जो है वो पहले से किया होता है। तो इसलिए ये इंतजाम जो थे ये कोई अपना
जो है वो कोई नहीं, इतनी जल्दबाजी थी कि पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर ले, इस्लामाबाद पुलिस वहां पे मौजूद भी नहीं थी? नहीं, इस्लामाबाद पुलिस मौजूद थी, इस्लामाबाद पुलिस साथ थी। अच्छा, और कोई मुजाहमत नहीं हुई, किसी किस्म की रुकावट नहीं हुई गिरफ्तारी में? नहीं, उन्होंने को थोड़ा बहुत जो है वो जिस तरह से वो उन्होंने तो बंकर नमा कमरा अपने घर में बनाया हुआ था, तो उसे उन्होंने खुद जो है उसे नहीं खोलना। बहरहाल फिर जो वहाँ पे लोग मौजूद थे, जो गए थे, उन्हें उसको खोलना पड़ा। फिर उसके बाद को थोड़ी सी रेजिस्टेंस उन्होंने जो है वो तलाशी में जो है वो सर्च प्रोसेस में भी डाली। लेकिन बहरहाल फिर जब लीगली लोग वहाँ पे गए थे तो जो लीगल रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक उन्होंने जो है वो उन वारंट्स को जो है वो इम्प्लीमेंट किया। और ये बताइए कि अडियाला जेल लेके भी गए, वहां से फिर अटक जेल क्यों शिफ्ट कर दिया गया, और ऑर्डर भी अडियाला जेल के हवाले से था? ये तो अमेंड कर सकता है, लेकिन ये जो है ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी एक अपनी इनपुट होती है, उनकी एक अपनी असेसमेंट होती है कि किस जगह पे कोई एप्रीहेंशन हो सकती है, कोई खतरा हो सकता है, किसी किस्म की कोई जो है वो सूरत हाल दरपेश हो सकती है, तो इस बारे में फिर उसके मुताबिक जो है वो अमल किया जाता है। और अब वो अटक जेल में हैं, आज उनके वकला गए, उनको मिलने नहीं दिया गया, वो चाहते थे वकालतनामे पे दस्तखत करवा लें, लेकिन जरा बताइएगा इमरान खान साहब को किस उसमें रखा गया है, अटक जेल में किस क्लास की जेल में रखा गया है, क्या सहूलियात उनके फराम की गई हैं? देखिए, वैसे तो इमरान खान साहब का तो हमेशा से जो है वो उनका ये दावा रहा, उनका ये मौक़िफ़ रहा कि जेलों में सबको एक जैसा रखना चाहिए, कोई वहाँ पे VIP नहीं होना चाहिए, किसी को जो है वो वहाँ पे कोई सहूलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद मेरी इत्तला के मुताबिक जो है उन्हें वहाँ पे जो भी मतलूबा सहूलतें इन अकॉर्डेंस विद लॉ दी जा सकती हैं वो उनको दी गई हैं। वो कंफर्टेबल है, उनका जो है वो मेडिकल वगैरह भी हुआ है और उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको मुहैया की गई हैं। जहाँ तक वकला का तल्लुक है तो वकला से बात को चाहिए था ना कि अदालत से परमिशन लेके जाए। सही, वो तो उन्होंने बताया कि गालिबन कल का टाइम उनको दिया गया है, कल वो उनसे मिलेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं जो तमाम सहूलियात एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को मिलनी चाहिए वो उनको दी गई है वहाँ पर? नहीं, ये जो जेल बैनों ने रूल्स हैं उनमें कोई प्राइम मिनिस्टर का जिक्र नहीं है। हाँ, लेकिन सही, हाँ, बेहतर कैटेगरी तो होती है ना, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो या दूसरे लोग जो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। जी बिल्कुल, वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ उनको जो उनका हक बनता है उसके मुताबिक उनको हर चीज़ वहाँ पे मुहैया की जाएगी। बहुत बहुत लेकिन उसमें कोई ममनुआ चीज़ फराहम नहीं की जाती, जो चीज़ें उनकी ज़रूरत हो उनको मुहैया की जाए। ममनुआ चीज़ें जैसे फ़ोन का इस्तेमाल या कुछ और? हाँ, नहीं, फ़ोन का भी इस्तेमाल है और बाकी भी जो ममनुआ चीज़ें हैं जिनका मतलब आपको भी मालूम है, तो उनका तो फिर कोई अगर कोई डॉक्टर कोई कहे कि इसके बगैर उनका जो है वो उनकी जान को खतरा है तो फिर तो वो हो सकता है, वरना अदरवाइज जो है आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोई ममनुआ सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, तो पहले भी कादिर पटेल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने पता नहीं क्या क्या बताया था, बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, नैब ने खुद डिनाई कर दिया था इस तरह की रिपोर्ट्स को। लेकिन शहजाद साहब आप देखें, ये बातें जो है ना वो बिला जवाब नहीं होती। ये बात जो है ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त है, ये अदरवाइज भी हमारे इल्म में है कि आपके इल्म में होना जो है वो ऑब्वियसली वो उतना मैटर नहीं करता, मेडिकल रिपोर्ट में कोई चीज सामने आती तो फिर वो उसकी अहमियत होती ना। चले, अगर आपका मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर यकीन है तो फिर वो भी जो है वो मामला जो है वो देखा जाएगा। लेकिन शॉर्ट ऑफ दैट बाकी जो रूल्स में जो चीज़ें मौजूद हैं वो उसके मुताबिक न सिर्फ उन्हें बल्कि बाकी भी लोग जो हैं उनको भी सबको जो है वो इस किस्म का रवैया हमने बिल्कुल नहीं अपनाया जो रवैया इन लोगों ने अपने वक्त में अपनाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के वज़ीर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।